खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं इस्लामाबाद से आज भी, और जनाब ताहिर मलिक साहब स्टूडियो में। आज तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की जो एक दरख्वास्त जमानत थी वो उन्होंने वापस ले ली और वो खारिज भी कर दी गई। तो क्या ये एक नए केसेस शुरू हो रहे हैं? क्योंकि खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इसके अलावा भी अपोजिशन की बहुत सी जो शख्सियात हैं क्या वो नाअहल होने जा रही हैं। शेख रशीद साहब ने बहुत सी कहानियाँ सुनाने की जो है बैरून सतूर हमें बताया है, लेकिन ये क्या मामला है हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। इसके साथ साथ कराची का क्या मामला है? कराची के मसाइल के हल के लिए नए ज़िला तलाश का रोज़ाना बहुत बड़े ज़ेन माशाल्लाह बैठते हैं, शाम को नतीजा सिफर निकलता है। इनके पास क्या कोई हल है, भले कराची हो या हमारे दीगर ज़िंदगी के मसाइल? भट्टी साहब से ये भी पूछेंगे। और फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चाइना में हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे हमसाए में यूएई में मुसाद के चीफ का दौरा भी हो चुका है। क्या ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि जो अमेरिका चाह रहा है कि ये सी पैक जो है वो सब तय हो सके? इसके साथ हमारे साथ एक हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर में एक एनालिस्ट भी हों जो कि स्ट्रेटजिक मामलात पर महारत रखते हैं, उन पर भी बात करेंगे। मगर भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आता हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए एक और रेफरेंस है और साथ एक और मामला भी है। उन्होंने जैसे कल हमने कहा था मरियम साहिबा को मुतहर्रिक करने की बात कर रहे हैं उनको, तो ये क्या जो केसेस हैं ये तो तेज हो रहे हैं और लगता है पंजाब गवर्नमेंट इनकी जमानत भी कैंसिल कर चुकी है या करने वाली है और मजीद केसेस भी आ रहे हैं। तो ये मामलात किस समत में जा रहे हैं? दोनों तरफ से लोग एक्टिव हो रहे हैं, अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, मुल्क की सूरत हाल इस वक्त खासी तशनाक है। एक तरफ तो आप जानते हैं इसराइल को यूएई ने तस्लीम कर लिया, उसके बाद पाक फौज के आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ गए। उधर तो ज़्यादा बेहतर ये हुआ कि गुफ्तगू में उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में के फौजी अफसरान आके सऊदीया फौज को ट्रेनिंग देते हैं उनमें इजाफा कर दिया जाए। ये आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि हम मज़ीद भेज देते हैं हम सऊदीया के लिए, ताकि सऊदी अरब को महफूज बनाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो शाह महमूद कुरैशी सब चीन गए हैं, ये कि चीन सी पैक की बहुत सारे ममालिक को नाखुश है, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि अस्करी क़यादत के ज़िम्मे है। लिहाजा पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बैरूनी दबाव से तो निबड़ लेगा, लेकिन ये जो रोज़ाना हर रोज़ आए रोज़ हम सुनते हैं कि 4 पॉलिटिशियनों को नैब ने बना लिया, 10 के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार हो गए, 15 की इन्वेस्टिगेशन हो गई, 30 की इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, तावक्ता के अदालतों से इन लोगों को सज़ाएँ नहीं मिलती और जजों की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकती, उस वक़्त तक मेरा ख्याल है हुकूमत नोटिस दिला के अपने मकासद हासिल नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ सियासी जमातें अपोजिशन खुद आजकल आपको पता है नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से भागे हुए हैं, भागे नहीं बल्कि सॉरी जहाद में गए थे, 4 या 8 हफ्ते का कह के 6 महीने हो गए हैं। तो आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। 2 सालों से अपोजिशन तो हमें नैब का सामना कर रही है, कभी जरदारी साहब को नोटिस, इमरान नवाज शरीफ साहब को नोटिस, शाहिद हकान अब्बासी साहब को नोटिस, बिलावल साहब को, मुराद अली शाह को। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी इकॉनमी और गवर्नेंस की तरफ भी फोकस करना होगा। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं नोटिसों से कब तक लोगों को रोकेंगे? ये बताएं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम तो जमानत कैंसिल कर रहे हैं और इस हवाले से जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी, तो ये इधर तो एक बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई भी मियाँ साहब को अब जो गवर्नमेंट है वो इनको कोई रास्ता देते नज़र नहीं आती। तो पहले ही सुना है और शेख रशीद साहब ने बड़ी बातें की कि उनको यहाँ से किसने भेजा और किसने नहीं भेजा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये क्या माज़ाराई में इजाफा हो रहा है भट्टी साहब? देखिए नहीं कादी साहब, महाजराई में तो कभी हुई नहीं थी। पहले तो पंजाब हुकूमत से एक सवाल किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त उनके प्राइम मिनिस्टर ने दी, उनकी मिनिस्टर हेल्थ कहती रही उनकी हालत नासाज है। 8 हफ्ते के लिए गए थे, इतनी देर हाँ पंजाब हुकूमत क्या गुम हो गई थी?
रास्ता भूल गई थी, पंजाब का कानून का, अदालतों का रास्ता भूल गई थी। अब अचानक जब अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर मूवमेंट कराना चाह रही हैं तो इन्हें नवाज शरीफ को जो 6 महीने का गैप था उनका जवाब देना होगा। ये कोई तरीका नहीं कि कोई सियासी एक्टिविटी शुरू करे तो आप उनको नोटिसों और रेफरेंसों से डराएं। पंजाब हुकूमत पहले ये तो मुनासिब बताए ना कि इतना अरसा से नवाज शरीफ बाहर है, अभी तक उन्होंने लीगल कानून कार्रवाई की उनकी। अच्छा बड़ी तो साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में खिचड़ी सी पक गई है। मलिक साहब की तरफ भी आता हूं। बड़ी साहब, एक चीज सुनवानी है आपको, हमने कुछ इसको सेंसर करके सुना रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब हमारे बड़े जो है दोस्त भी हैं, उन्होंने कुछ कहा है इस मुल्क में इंसाफ का जो तरीका उनके मुताबिक राइज है, वो जरा सुनते हैं, फिर आप दोनों से कमेंट लेता हूं। सुनाइए जी। मियाँ साहब, ये जो तस्वीर जारी जिसने भी की है, अगर तो नून लीग ने खुद की है तो उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को चिढ़ाया है, छेड़ा है, हमारे जुडिशल सिस्टम को, हमारे निज़ाम अदल को। अदालती निज़ाम पर आपका ख्याल है कि उनका मजाक हो रहा है? हमारे निज़ाम अदल को ये देने वाली बात है जी। भट्टी साहब, हमने तो वो लफ्ज हज़फ कर दिया, बहरहाल कोई वो जी। मलिक साहब आप बताएं, फिर मैं उधर चलता हूँ। मैं समझता हूँ बड़ा अजीब सा कन्फ्यूजन है। अगर आप वफाकी वज़ीर साहब को, शेख रशीद साहब को सुने, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को भेजने वाले ताकतवर हल्के हैं। पहले तो दरमियान में बातें होती हैं, वो बातें अजीब गरीब कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही है मुल्क अदालतें चलाती हैं कि मुआहदे कहाँ पे होते हैं। एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। दूसरा वही भट्टी साहब वाली बात कि अगर नवाज शरीफ एक असूल है कि 2 महीने के लिए गए हैं और पंजाब हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी 2 महीने के बाद पूछती, भाई आपके टेस्ट क्या है, आप कब वापस आएंगे? आप सोए आज उठे हैं, नाश्ता किया है पंजाब हुकूमत ने, उनको याद है एक बंदा हमारा घूमा है 6 महीने के बाद। तो देखें इंसाफ, तो उनको भी कोई लॉ अबाइडिंग है, उनको भी चाहिए नहीं था, वो भी भेजें। वो भी गलत है। इसका ये मतलब नहीं। सवाल ये है कि जब आप कानून तोड़ते हैं तो वो कानून वो टाइम के साथ चलता है। जो कानून आप अपने फायदे में इस्तेमाल करें वो कानून नहीं होता, वो कानून नहीं होता। मैं एक चीज सुनाता हूँ, यानी मुफाद की लड़ाई हो रही है। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ने कानून तोड़ने का ठेका ले रखा है। सुने शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, फिर भट्टी साहब आपसे पूछता हूँ, सुनाएं जी। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि इमरान खान को समझ नहीं आई। इमरान खान को उस वक्त समझ आई जब वो जहाज में बैठ के जा चुके थे। सही कह रहे हैं। तो लेकिन वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी नोयत क्या वैसी है जो प्रिंस मकरन ने आके कागज लहरा के दिखाए थे? देखें, सियासतदान होता है, फौजी सादा होते हैं। फौजी इतने चालाक नहीं होते जितने पावरफुल होते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं और असरअंदाज होते हैं, लेकिन सियासतदान बड़ा चालाक होता है फौजी के मुकाबले। भट्टी साहब वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि कहीं और ये क्या मामला है, आप कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, शेख साहब हमेशा अस्करी क़यादत के करीब रहे हैं और वो खुद उन्होंने 4 नंबर गेट की पैदाइश के तमाम लोगों को बताया। उन्होंने कहा जी वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ गए हैं। इस बात के बाद तो बेचारे इमरान खान साहब के पल्ले क्या रहता है उन्हें पता ही नहीं चला। आप कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तरफ कहते हैं मेरे पास IB है, मैं हर चीज़ की इंक्वायरी कराता हूँ, मेरे तक फैक्ट्स आ जाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला कैदी जिसको सजा दी हो उसको बाइज्जत तरीके से आप चार्टर्ड प्लेन में भेज रहे हैं। तो इस मतलब में पाकिस्तान में ना अदल है, सिर्फ अदावत है, इंसाफ नहीं इंतकाम है, अमन नहीं इंतशार है, मोहब्बत नहीं तशद्दुद है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में 2 साल मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं। यही सुना है कि 50 बंदों को नोटिस भेज दिया, इंक्वायरी हो गई, ये हो गया, वे हो गया, लेकिन जब रिजल्ट पूछते हैं कि 2 साल बाद आम शहरियों की जिंदगी हाल बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किया गया, तो उसका जवाब आता है -0/0। तो शेख साहब ने बता दिया है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, नेम प्लेट इमरान खान साहब की है लेकिन इख्तियारात किसी को और है। अगर एक कैदी को भिजवाने में वज़ीर आज़म को इल्म और उन तक हक़ाइक़ नहीं पहुँचे तो वो वज़ीर आज़म 20 करोड़ अवाम लोरा लाई KP के सिंध के अंदरूनी शहर वालों की मुश्किलात का क्या एहसास करेंगे, जिन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म एक मुजरिम को जाने में कुछ और भी कह रहे हैं, पता ही ना चला हो। बड़ी अहम बातें हैं। शेख रशीद साहब कुछ और भी कह रहे हैं, सुनाएं जी क्या कह रहे हैं।
शेख साहब, कितना करीबी ताल्लुक है इमरान खान का और जनरल बाजवा का? बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी में, बाजवा ना कहें, पूरा अदारा ही कहें आप, ये किसी एक शख्स का नहीं है। जो पूरी कमांड एंड कंट्रोल है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत के कोई चांसेस नहीं है। अदारे जो हैं वो फुल फ्लेज इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान जो है वो सामने है, जनरल बाजवा पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। सामने है, पीछे है, आगे है, दाएं है, बाएं है, फौज और इमरान खान एक पिच पे है, एक लाइन और लेंथ पे। और ये ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। किसी जमाने में नवाज शरीफ का भी ऐसे ही लगता था कि उनका फेवरेट ब्लू आइट, लेकिन वो रहा नहीं। ये चलता है फौज के साथ। यहाँ कोई मरियम नहीं है ना, यहाँ कोई मरियम नहीं है। फैसला इमरान खान ने खुद करना होता है। पहले भी मरियम ने नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी नून लीग को मरियम ही मरवाएगी इंशाअल्लाह ताला। भट्टी साहब, ये आपको ठीक लगता है कि मरियम साहिबा जो हैं वो ले डूबी बकौल इनके मियां साहब के इक़्तिदार को भी और उनकी सियासत को भी? देखिए, मरियम साहिबा, परवेज रशीद, चंद बंदे नवाज शरीफ के मौजूदा जवाल की वजूहात हैं। इसको 10 प्रोग्राम में बात किया जाएगा। मेरी लेकिन समझ में नहीं आता, शेख साहब नहायत काबिल एहतराम है, बरतानिया दौर के मुनासिब है, वो फौज को बीच में क्यों लाते हैं? फौज एक अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, डिसिप्लिन अदारा है। बट फौज इमरान खान के साथ क्यों होगी? बहुत सारे मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियरों से हमारी भी बात होती है, वो इन हालात से खुश नहीं है। लेकिन फौज ने एक फैसला किया हुआ है, टॉप लीडरशिप ने, कि हमने सियासतदानों में जमहूरियत को चलते रहने देना, मार्शल लॉ नहीं लगाया। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की घूस-घूस से अवॉइड करना चाहिए। फौज उनके साथ है। फौज पीटीआई की नहीं है, पाकिस्तान की है, मेरी है, आपकी है, पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की है, पीटीआई की है। अगर एक दो बंदों से किसी के जाती तल्लुकात है तो उसे अदारे की पॉलिसी नहीं बनाना चाहिए। पाक फौज एक डिसिप्लिन है, ऊपर जो फैसला किया जाता है जब कोर कमांडर्स की मीटिंग में, ठीक है, तो वही खत्मी होता है। लेकिन वहां भी इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय मौजूद होता है, मगर जो ज़ाहिर पीएम साहब जो है वो हेड हैं, वही। जी, आप क्या कहेंगे? काई साहब, मेरे ख्याल में मेरी समझ से बाहर ये बड़ी गैर आइनी, गैर जमहूरी बात है। आप मेरे ख्याल इस इदारे के लिए नेकनामी तो नहीं हासिल कर रहे। एक इदारा पाकिस्तान का है, वो सिंध का है, पंजाब का है, नवाज शरीफ का है, जरदारी का है। वो अगर गलत है तो हमारी अदालतें, मुझे मेरी समझ से बाहर है। भाई आप देखें, शेख रशीद साहब ने, मैं सवाल रिफ्रेज करता हूँ, आप पूरा बोलिएगा, पूरा टाइम। आप कहते हैं मेरा भी है, नवाज शरीफ क्या? नवाज शरीफ कहते हैं जी इंडिया वालों, हमारे ये इदारे ने जाके आपको मारा था। ठीक है, नवाज शरीफ का कैसे हुआ? अगर नवाज शरीफ ने वो गलत चीज़ की है तो आप अदालतों में ले जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की फौज को आप हिस्सा क्यों, सियासत में क्यों ला रहे हैं? ये मुझे बताएं। मेरा वजीर आज़म वोटर ने लाना है कि उस इदारे ने लाना है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अच्छा आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि एक भुट्टो का स्टेंट छोड़ दे, जाहिर है वो तो आर्मी को डिफाई करके आए थे, अयूब खान की अमरीत को तोड़ के आए थे, इसके अलावा बाकी कैसे आए थे? यार बाकी लीडर थे। मेरी सुन लेना, शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब को छोड़े, नवाज शरीफ का बताएं, उसके बाद जो क्वेश्चन है, बट अपना काजी साहब, जो क्वेश्चन है सिंपल सा है। आपने पाकिस्तान का वजीर आज़म वोट से लाना है कि आपने पाकिस्तान का वजीर आज़म वोट से लाना है? वोट से आ रहा है। तो वो तो कह रहे नहीं आ रहा, वो तो कह रहा है कि कांटे लग गए हैं, वो तो कह रहा है कि चारों तरफ कुछ लोग हैं। मतलब मेरा मतलब है, नवाज शरीफ ने नहीं आना, ये मैंने फैसला करना है, जरदारी ने आना, ये वोटर ने फैसला करना है, तो ये शेख रशीद ने फैसला करना है। ये मेरा सवाल है। ये मुझे बताएं कि ये भारत में, इंडिया में, अमेरिका में सारे वोटर के फैसले होते हैं। अगर गलत एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं करती तो इसका मतलब हम अमेरिका बन जाए, भारत बन जाए। मिसालें देते हैं आप, नहीं साहब, ये गलत आप तो मिसालें देते हैं। ये इंसल्ट किया उन्होंने, एक और मैं 60 सुनवाता हूँ आपको शेख रशीद साहब का। एस्टैब्लिशमेंट का रोल कहीं भी माइनस नहीं होता, हर जगह होता है। उसको ठीक करना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी करना होता है। वो तरले करने के लिए रात को बाहर खड़े होते हैं, तो हम अच्छा जी सुनाएं जी जरा, ये क्या कह रहे हैं? ये अपना शेख रशीद साहब मजीद कुछ कह रहे हैं। मैं तो ये पीपल्स पार्टी और नून के बहुत सारे लोग नाहल होता देख रहा हूँ। हुकूमती जमात में इक्का दुक्का कोई होंगे अगर होंगे, वरना मैं तो ये सारी चीखो पुकार जो है, ये इनको नजर आ रहा है कि हमारे अगर केस ट्रायल हो, खासकर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस मैं सीरियस देख रहा हूँ। बट साहब, मेरा बड़ा क्लियर सवाल है आपसे। जब तक हमारी जो सिविलियन एलीट और एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो है इलेक्ट होने के लिए आगे होगी और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की बजाय कहेगी कि यार हमें किसी तरीके से ले आओ, काम ठीक हो सकता है? भट्टी साहब देखें, बात तो सच है, बात है रसवाई की। पिछले 8-10 इलेक्शन जो भी हुए, सीडी किसी और को बनाया गया और ये अच्छी बात नहीं है।
लेकिन मैं मलक साहब से इख्तलाफ करता हूं कि अवाम करती है, अवाम यकीनन मुंतखब करती है आपको 5 साल के लिए, लेकिन अवाम ये नहीं कहती, उसमें ये मैंडेट अवाम नहीं देती नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को या जरदारी को कि आप मुल्क का अरबों रुपया लूटो, मुल्क के अवाम के पैसा लूट के बैरून मुल्क ले जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, फ्रॉड करो, जालसाजी करो। अवाम आपको भेजती है मुंतखब करके असम्बलियों में जाके अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करो। अवाम का काम यह है, ये नहीं हो सकता कि एक वजीर आजम किसी को कत्ल कर दे तो उसको कहे जी नहीं हमने तो नहीं, 5 साल बाद लोग फैसला करेंगे। भाई कत्ल उसने आज किया, उसके लिए कानून मौजूद है, आईन में मौजूद है। अगर उसने फ्रॉड किया, जाली नोट छापे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, कमीशन की है, ठेके बेचे हैं, मुल्क के दाव इज्जत बेची है, तो उसको कानून के मुताबिक सजाएं देना अदारों का ही काम है। मुझे इसका एक जवाब दे दूं। देखिए अवाम आपको मुंतखब करते हैं, अवाम के पास इंटेलिजेंस इदारे नहीं है, अदालतें नहीं है। अगर कोई वजीर आज़म गलत काम करता है तो उन इदारों का काम है। जी मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। आइन दोनों में टूटता है, कोई फौजी मार्शल लॉ लगाए या कोई प्राइम मिनिस्टर बैठ के ठेका बेचे, दोनों सूरतों में कानून जो है वो टूटता है और लुटते अवाम है। ब्रेक के बाद आते हैं और देखते हैं कि अब बहुत सी बातें हैं, खास तौर पर ये जो इजराइल वाला मामला है ये कहाँ तक जाएगा और इसके क्या मुज़मरात होंगे। वेलकम बैक। आज सदर ममलिकत जनाब उन्होंने आज एक जॉइंट सेशन से उन्होंने किया नए साल के आगाज़ पे, जो कि पार्लिमानी साल था। मगर क्या हुआ, हमेशा हमने अजीम रवायात को कायम रखते हुए शोर मचाया, ताने पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू हुई। मगर जरा सुन ले ख्वाजा आसिफ साहब ने बाहर आके क्या कहा, फिर मैं बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सुनाएं जी। वजीर आजम के दफ्तर में पता नहीं ब्यूरोक्रेट ने मारा है उसको, वजीर को, वजीर ने ब्यूरोक्रेट में आपस में फैसला कर ले किसने किसको मारा है, बता दें फिर जान। वजीर ने मारा है, चलो तो कम से कम वजीर का अपर हैंड तो रहा है ना, चलो ठीक। वजीर आजम के दफ्तर में अगर ये हालात हों तो मुल्क के क्या हालात, आप इससे अंदाजा लगा लें। अच्छा पट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि बाकी बहुत अफसोसनाक बात है, थप्पड़ अगर इस तरह हुआ है, वैसे आपकी खबर तो यह है कि ये नहीं हुआ, मगर हमें तो उस दिन भी बड़ा शदीद थप्पड़ लगा था जब हमें पता चला कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है कोई नौकरी करके कहीं से तनख्वाह ले रहा है। ये उससे बड़ा बुरा थप्पड़ है जो ये मुबैना तौर पर जो ब्यूरोक्रेट को लगा है। देखिए गुजारिश ये है, ब्यूरोक्रेट को अगर लगा है, मेरी इतला तो ऐसी नहीं है, तो वो ब्यूरोक्रेट तो अवाम को मार रहे हैं। मुझे तो उस वक्त भी बड़ी तकलीफ हुई थी जब डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून दौर में एक दूसरे का नाम नहीं सुनते थे और सरे हर महफिल में उन्हें बुरा भला कहते थे। तो इन्होंने मुल्क क्या चलाना था अगर डिफेंस मिनिस्टर और चो निसार आपस में बात नहीं करते। शाहिद हकान अब्बासी के दरमियान में अपने ज़ाब्ते हैं, ख्वाजा साद रफीक अलग नाराज हैं। ये प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि पाकिस्तान जिन हालात में चलाया जा रहा है, जिस अंदाज में चलाया जा रहा है, ये पाकिस्तान मजीद खाई की तरफ जा रहा है। इसको काजी साहब, मलक साहब, अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक ना चलाया, आपने इंतकाम लेना ना छोड़ा और माफिया जो आप गोद में रख के पाल रहे हैं जिन जालसाज फराडिये दानिशमंदों को, तो याद रख ले आने वाले दिनों में और खराब होंगे। अपोजिशन ने तो पॉइंट स्कोरिंग करनी है, उससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान कितना डिफॉल्ट हो रहा है कितना नहीं। उन्हें एक ही तकलीफ है, हमें हुकूमत से क्यों निकाला, हम वफादार हैं। और भाई ख्वाजा साहब ये तो बताएं, आपके चोई निसार से खिलाफत क्या थे? शाहिद हकान अब्बासी की बात आपने क्यों कहा कि मैं रिजाइन दे दूंगा? आप छोड़े लोगों की लड़ाई। ये पाकिस्तान में सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती कर करके अवाम को निढाल कर दिया है। अवाम को निढाल मेरे ख्याल में तो ख्वाजा साहब को पहले यह पूछना चाहिए कि इन्होंने जो कामा लिया था उसके पैसे इतने आए थे, उसमें से इन्होंने कोई सियालकोट की गरीब अवाम जो बेचारे जिसका हामिद फौत हो गया, जो बच्चे यतीम हो, वो कामे के पैसों में से कुछ उन पे भी लगा दें। छोड़े इन्हें, वो सोसाइटी तो किया लोगों की फलाह के लिए बताते हैं ना, वो बताते हैं। इमरान खान साहब का अल्लाह ही वाला है, इमरान खान की आंखें और कान बदनसीबी इस मुल्क की देखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं और आंखें और कान आईबी है। आईबी को कौन चलाता है? ओ
सेक्रेटरी आजम खान। तो अल्लाह ताला ये इस मुल्क के लिए बेहतर करे, इस तरह तो अब काम नहीं चलेगा। अच्छा, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा कराची पे हम बात कर रहे हैं। मैं अगले दिन एक शो में अपने दोस्त मदर अब्बास साहब को सुन रहा था, उनका एक कहना था, मैं उनको कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि जब तक ये हमारे शहर कराची हो, लाहौर हो, जिस वक्त तक ये कब्जा ग्रुप के लिए गोल्ड माइन हैं, आप 4 जिले बना लें, आप सूबा बना लें, आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, खाना इन्होंने है, जो पब्लिक का पैसा वेलफेयर पे लगना है, नालियां बननी है, शहर बनना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूँ। आज जो कराची में हो रहा है, पिछले आपको पता वहाँ आज अब लाहौर में भी वही हो गया, 17 लोग लाहौर में मर गए। आज जो बारिश हुई है, जो असल सवाल है मेरा हाल है, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। जब आप 2-2 करोड़ के 3-3 करोड़ के शहर बना देंगे तो वहाँ पे अरबों रुपए की तो प्रॉपर्टी 2-2 करोड़ को छोड़ें, जो 5-5 करोड़ के प्लाट बेचते हैं। नहीं, मैं आबादी की बात कर रहा हूँ ना। जब आप इस तरह जब इंसानों को इस तरह एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो फिर रियल स्टेट देखें। कराची में सबसे बड़ी लड़ाई क्या चल रही है? MQM का क्या लड़ाई रही पीपल्स पार्टी से? सारी रिसोर्स की लड़ाई थी, बत्ते की लड़ाई क्या थी? मार्केटों की लड़ाई थी। तो ये तो बन गई है मार्केटें, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। शहर इन लोगों के लिए गोल्ड माइन है, हमारे लिए कचरे का ढेर है। नहीं, असल जो सवाल है जो कोई पाकिस्तान में नहीं करता, मैं कहता हूँ आपको बता दूं, पाकिस्तान में 4 से 5% जो माइग्रेशन है वो सिटी माइग्रेशन है, यानी कि 3% हमारे बच्चे पैदा होते हैं। 7 से 8% जब आपके शहर ग्रो करेंगे तो वहां पे क्राइम होगा, जब पॉलिटिकल लोग पैसे बनाएंगे। जब आप देहात में कोई फैसिलिटी नहीं देंगे तो यही होगा ना। नहीं, काजी साहब, आप 2-2, 3-3 करोड़ शहर इतने बड़े जब बनाएंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं भट्टी साहब आपसे ये मसले का हल चाहता हूं। विलेजेस में, देहातों में कोई फैसिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल वही है जो मैं कोट कर रहा हूं अपने भाई मदर अब्बास को, कि जब ये शहर आपके लिए गोल्ड माइन है कब्जे ग्रुपों के लिए, तो वो फिर हमारे लिए कचरा है, इनके लिए गोल्ड माइन है। जब तक ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है, कोई बेहतरी की गुंजाइश है भट्टी साहब? देखिए कादी साहब, एक बात ये लिख के रख लें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उससे उल्ट जो चलेगा तबाह हो जाएगा। यहाँ लुट चंद करप्ट कब्जा माफिया हो, कमीशन माफिया हो, मनी लॉन्डर हो, फ्रॉडिया हो, जालसाजी हो, रेटिंग तो कम तोलता हो, कम बेचता हो, या उनकी इकॉनमी ऊपर जाएगी या अवाम की सूरत हाल बेहतर होगी। दोनों काम उस वक्त नहीं हो सकते। अरसा दराज से चंद बड़े खानदान, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, चाहे नवाज शरीफ की आए, चाहे काफ लीग की आए, चाहे इमरान खान की आए, इनके ऊपर वाले चंद खानदान और करीबी दोस्त अरबों खरबी पति हो जाते हैं। वही वजह है कि 22 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ अवाम जो 95% उनकी इकानमी डेवलप हो जाती है। आप 2 मरले का सारी जिंदगी अपना खून पसीना बहा के पराड़ लेते हैं, लैंड माफिया आके कब्जा कर लेता है। लैंड माफिया कब्जा ना सिर्फ करता है, LDA में अपनी मर्जी के रूल चेंज कराता है और प्राइम मिनिस्टर को जाके ब्रीफिंग देता है और प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ करते हैं। जब कब्जा माफिया, करप्ट लोग, चोर, चीनी के माफिया, पेट्रोल का माफिया, गंदुम का माफिया, असिया शुरू ब्लैकमेल करने का माफिया इक़्तिदारों में आ जाएगा तो अवाम घरों में नहीं रह सके। मुझे एक ब्रेक लेनी है, कब्रों में जाना मुश्किल होगा। एक ब्रेक लेनी है कि इन जराइम पे लोगों के कब्जे से हमें ये शहर कैसे निकालने हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंतहाई अहम जो मसला जो ग्लोबल भी है और मकामी भी है, और ये मसला इजराइल के साथ UAE के ताल्लुकात का है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारे साथ एक जो है मिलिट्री अफेयर्स के और एक एक्सपर्ट होंगे जब हम ब्रेक से आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुबई तक जो पहुंचा है, इजराइल की मुसाद पहुंची है, तो क्या इसके असरात होंगे और हमें इसे कैसे काउंटर करना है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मेजर जनरल एजाज अवान साहब हैं। वेलकम टू दी शो। जनरल साहब, मैं ज़रा मुख्तसरन सवाल करूंगा, बाकी हालात तो आप देख चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि हमारी वही पोजीशन है इजराइल के हवाले से, लेकिन बहरहाल ये सवाल अपनी जगह है कि मुसाद के चीफ आ गए हैं, अब दुबई तक पहुंच गए हैं। आप कैसे देखते हैं CPEC से इसका कुछ लेना देना है? ये जो नई कोल्ड वॉर चल पड़ी है चाइना और अमेरिका के दरमियान। जनरल साहब जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, एक बड़ी रियलिटी है जो सामने आई है। 2 बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। एक अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर, जिसका अमेरिका बिल्कुल ऐलान कर चुका है और उन्होंने साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में उनके लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं चाइना के लिए, और चाइना के बढ़ते हुए इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए
वो जो कुछ उनसे बन पड़ रहा है वो करेंगे। और हिंदुस्तान के साथ जो नई स्ट्रेटेजिक वार्मिंग ऑफ रिलेशनशिप है वो भी इसी वजह से है कि वो चाइना को इस रीजन में कंटेन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी बड़ा वाज़ेह तौर पे इस बात का ऐलान कर चुका है कि अब वो अपनी राहों का तयन करेंगे। उनके पास मुआशी स्ट्रेंथ भी है, बहुत बड़ी इकॉनमी है चाइना, और अब वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोकना नहीं चाहते बल्कि वो दूसरे रीजन तक रसाई का ऐलान कर चुके हैं। अब इस ट्रेड वार की वजह से रीजन में कुछ अलाइनमेंट सामने आ रही हैं, और ये अभी हमने देखा है कि जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तो बहुत देरीना थे, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक की वजह से उनमें एक नई जहद का इजाफा हुआ है जो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसी तरह जब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चाइना की ये ख्वाहिश है कि वो यूरेशिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ और मिडल ईस्ट में अपनी राहें खोले, और उन्होंने जो ईरान से मुआहदा किया है $400 बिलियन का, और 25 साल के लिए उनके साथ एक मुआहदा स्ट्रेटेजिक हुआ है जिसमें ऑयल एंड गैस भी वो लेंगे और बाकी तमाम तर मिलिट्री के कुछ इक्विपमेंट भी शामिल है, उसमें ट्रेनिंग की भी है, मवासलात का भी है, पूरा एक निज़ाम है जिसको रीबिल्ड करने के लिए आ रहे हैं। और वो डील भी होगी युआन में, डॉलर्स में नहीं होगी ऑयल एंड गैस की, जबकि ईरान बड़ा सैंक्शन कंट्री था और उनके लिए कोई रास्ता और निकल नहीं रहा था। अच्छा तो जनरल साहब, ये रसाई यहाँ तक हुई है, जनरल साहब मैं एक और बात, ये जो रसाई हुई है और ये जो उन्हें जगह मिली है इसको वो रोकना चाहते हैं हर कीमत पर। और दूसरी तरफ इजराइल की रिकग्निशन जो यूएई ने की है, और उनका ये कहना है कि चंद और कंट्रीज भी इसको फॉलो करेंगी। जब ये होगा तो फिर बड़ी वाज़ेह डिवीजन नजर आ रही है। एक ये जो स्ट्रेटेजिक रीजनल अलाइनमेंट है, इसमें देखना पड़ेगा कि कौन लोग रीअलाइन करते हैं अपने आप को, और मिडल ईस्ट के जो ओआईसी की डिवीजन है वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। मैं भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले मैं एक सवाल जोड़ दूं और फिर भट्टी साहब आप अपना सवाल। हमें क्या करना चाहिए चाइना और इस जंग में हमारा फायदा किधर है ये बताइएगा बाद में। पहले मैं भट्टी साहब को इनवाइट करता हूं। जी भट्टी साहब आप अपना सवाल पूछिए। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। जनरल साहब, गुजारिश ये है कि आप हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जोग्राफी सूरत हाल जानते हैं। जिस तरह यूएई ने उन्हें तस्लीम किया, इसराइल कुछ उधर आ रहा है, चाइना और अमेरिका के जो दरमियान है, आप इस सिलसिले में पाकिस्तान को आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या स्ट्रेटेजी बनाए, इंडिपेंडेंट के पार्टी भी ना बने और हमारा नुकसान भी ना हो? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी कोई घेरा तंग किया जा रहा है। सऊदी अरब या अमेरिका चाहते हैं हम सी पैक से विड्रा कर जाएं। इस किस्म की बातों में इसराइल को तस्लीम करना तो नामुमकिन है। आपकी क्या ख्याल है इस मौके पर पाक फौज की क्या स्ट्रेटेजी होगी? बड़े साहब देखें, पाकिस्तान में ये एक बड़ा कंसिडर्ड डिसीजन है जो कई सालों से था, और अब एक पोजीशन वक्त ऐसा आ गया है कि हमने एक हतमी पोजीशन लेनी है, और वो हम ले चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है कि हमने चाइना के साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो मुआशी अलायंस है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक है, इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज हम करने को तैयार नहीं है। और इस सिलसिले में न पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, न करना चाहिए, कोई प्रेशर हम एक्सेप्ट इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मफाद है, एक बहुत बड़ी कुव्वत है इकोनॉमी के लिहाज से, और एक वीटो पावर है चाइना, और हमारा ट्रस्टेड एलाई है बड़े अरसे के से। और अब जब सी पैक पे इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे उसके पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए पाकिस्तान उसको हरगिज महदूद नहीं करना चाहेगा कि चाइना और पाकिस्तान ही उसके बेनिफिशरी होंगे। इसका पोटेंशियल तब एक्चुअलाइज होगा जब रूस वहाँ आएगा, जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स आएंगी, जब अफगानिस्तान से गुजरने वाले यूरेशियन कंट्रीज इधर तक पहुंचेंगे, जब ईरान का और इनका जो मुआहदा हुआ है उनकी रसाई यहां तक होगी। तो इस सारे पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए इसका दायरा कार वसी करना हमारी मुआशी ज़रूरत भी है और स्ट्रेटेजिक अलायंस के एतबार से एक बड़ी अहम ज़रूरत भी है।
तो पाकिस्तान अपने रास्ते का इंतखाब कर चुका है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और दूसरी बात, जो रीजनल अलायंस है, वो कहते हैं ना, अच्छा पड़ोसी दूर के रिश्तेदार से अच्छा होता है। तो ये अच्छे पड़ोस जो है हमारा, इनको अभी हमने साथ लेके चलना है। और इसकी बड़ी वाज़ेह डिवीजन अभी जो मिडल ईस्ट में डेवलपमेंट हो रही है इजराइल के हवाले से, वो भी उसके खद्दोखाल भी बड़े क्लियर हो रहे हैं। टर्की है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, यमन है, पाकिस्तान है, ये ममालिक, मलेशिया है, ये ममालिक ऐसे हैं जो किसी कीमत पर इजराइल को रिकग्नाइज करने नहीं जा रहे। और पाकिस्तान इसका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ का इजहार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं। अब अगर ये सूरत हाल बनती है और OIC के बहुत सारे ममालिक इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं, तो खित्ते में एक तकसीम बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान ने उन ममालिक को चुनना है जो इनके हम ख्याल भी होंगे और जिनके मुआशी और तजारती मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं। सरहदों के रास्ते अगर खोले जाएं तो सरहदें भी मिलती हैं, तो उस रास्ते का इंतखाब करना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये शौरी तौर पर एक मजबूत फैसला कर चुका है। जनरल साहब, मेरा बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, क्या कोई ये खतरा तो नहीं है कि मुसलमान तकसीम हो जाए? ये जो पाकिस्तान और थोड़ा सा सऊदी अरब में भी एक डिस्कशन हुई है, कहीं हम इस तरफ तो नहीं जा रहे कि अरब ममालिक अलग हो रहे हैं और बाकी के अलग हो रहे हैं? जल साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जल साहब, आवाज आ रही है आपको? जल साहब से हमारा राब्ता प्लीज अगर दोबारा बहाल हो सके तो। जी जल साहब से हम यही, भट्टी साहब मैं यही सवाल, आपके पास कोई सवाल है तो बताएं। जल साहब से हम दोबारा राब्ता कर रहे हैं। भट्टी साहब, इन्होंने मलिक साहब ने यही पूछा है कि क्या कुछ काजी साहब ऐसी बात नहीं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हर मुल्क अपने मफाद में सोचता है, एक अपना उसका ब्लॉक है, उसकी अपनी एक सूरत हाल है। मेरा ख्याल है अब ये अरसा दराज से जो हम 2-3 तरफ जा रहे थे, अब पाकिस्तान ने एक हतमी फैसला करना है, उसने किस ब्लॉक में जाना है और इंडिपेंडेंट रखना है और बिला वजह किसी से दुश्मनी नहीं करनी। जल साहब से राब्ता बहाल हुआ है? पाकिस्तान की हुकूमत खसूसन पाक कुछ किसी भी कीमत पर इसराइल को तस्लीम करेगी और अरब के साथ भी हमारे मामला खराब नहीं होंगे। आज ही मैंने अर्ज किया है आर्मी चीफ। अच्छा, मुझे एक मिनट इजाजत दीजिएगा, एक चीज जो मलिक साहब ने पूछी है मैं उसको दोहरा दूं। एक मुख्तसरन, आपने वैसे टेसिटली तो ये बात की है। जी जनाब जन साहब, ये फरमाइए कि क्या कोई मुस्लिम दुनिया के दरमियान जो मलेशिया, तुर्की और ये जो मामला पहले था, इस तरह की कोई असूली या स्ट्रेटेजिक डिवीजन आपको इन दी ऑफिंग नजर आ रही है? जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये बात ताहिर मलिक साहब भी पूछ रहे हैं और जनाब भट्टी साहब भी। मलिक जनरल साहब, देखिए, जो मौजूदा हालात हैं उनमें मुझे तो नजर आ रहा है कि इस तरह की कोई ना कोई ब्लॉक बनने जा रहा है उसकी वजह, लेकिन उसमें कोई हर्ज इसलिए भी नहीं है कि OIC के साथ साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो बगैर बड़ी डिवीजन कॉज किए हुए अपना काम कर रहे थे। तो अगर OIC का अपना वजूद कायम रहता है तो कोई नई अगर तंजीम बनती है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये आपस में टकराव के लिए जा रहे हैं। वो ममालिक जिनके मुआशी और स्ट्रेटजिक इत्तेहाद हो सकता है, जिनके मफाद मिलते जुलते हैं, अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और अपना इस तरह का कोई हरज नहीं है। जन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल क्वेश्चन। बड़ी चीजें आपकी जो गुफ्तगू से वाज़ेह हुई नाज़रीन। तो ये एक तब्दीली आ रही है, बड़ी तब्दीली है, मगर हमें इसको ब्रेस करने के लिए, इसको फेस करने के लिए हमें जरा चौकस भी रहना पड़ेगा। इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।